दोस्तों मैं आ चुकी हूँ बहुत क्रेजी वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखने। बस इस गेट से एंट्री करूंगी, उसके बाद फिर मेरी आंखों के सामने होगा बहुत ज्यादा बड़ा रहस्यमयी एलियनेटेड। अंदर जाके पता करते हैं क्या है वो। हमें जाना है द ग्रेट गेट से। द ग्रेट गेट, अब जो भी मैं बोलूंगी उसके आगे प्रीफिक्स में ग्रेट लग जाना चाहिए अपने आप। जैसे मैं बोलूं श्वेता। पूरा इजिप्ट खाली है, सारे टूरिस्ट यही हैं, पूरा इजिप्ट खाली है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं जो हमें मेजर स्पॉट्स जो है यहाँ पे मेजर पिरामिड्स जो हैं उनके पास लेके जाती हैं। हमें एक समझदार लड़के ने मैप दे दिया है रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं बताती हूँ कि अभी तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो जैसे ही सिक्योरिटी वाले से हमारा बैग गया तो इन्होंने हमारा माइक देख लिया, क्योंकि माइक बाहर ही था, मैंने ऐसे ही रख के रिकॉर्ड कर रही थी, तो उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा। मुझे लगा शायद उन्हें समझ नहीं आया हो कि ये क्या है, छोटी सी चीज़ थी। मैंने बोला माइक माइक, तो भी कह रहे हाँ आई अंडरस्टैंड माइक, इट इज़ नॉट अलाउड। अब बोला कि लॉकर रूम में रख दो। लॉकर रूम में पता करने के तो वहाँ पे 250 इजिप्शियन पाउंड ले रहा था, लगभग 500 रुपया। और माइक इसी छोटी सी चीज में हमें डर लग रहा था कि भूल के छोड़ न जाए इधर से। तो हमने फिर और इंतजाम किया, मतलब और पता किया, तो एक आदमी था, सिक्योरिटी वाला ही था, उसने हमारी हेल्प की कि आप लोग बस यूज मत करना, बैग में रखना और आप अंदर जा सकते हो। तो सिक्योरिटी से बात करके फिर हमें अंदर आने दिया गया। तो बेसिकली हम माइक नहीं यूज कर पाएंगे। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि इतनी दूर से बोलूंगी, पिरामिड के पास खड़े होकर और साउंड उधर रहेगा, उस तरह से तो शूट नहीं कर सकती मैं। तो अभी ना बहुत भयंकर हवा चल रही है। बस ने हमें आखिरी स्टॉप पे उतार दिया है और वो आखिरी स्टॉप स्फिंक्स है। बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है इन लोगों ने। जैसे कि बस से उतरने के तुरंत बाद काफी लोग आ जाते हैं आसपास, जो पिरामिड के बारे में ही आप बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस तरह से आप टूर कर सकते हो, ऐसी चीजें तो ऑर्गेनाइज है काफी। हॉर्स कार्ट पे जाना है तो 1000 EGP लगेगा पर। ये जो बेच रहे हैं इनमें मैंने एक बात कॉमन नोटिस की है कि सब ना जो वेस्टर्नर्स हैं, यूरोपियंस हैं या अमेरिकन्स हैं, उनको बहुत टारगेट करते हैं। देखते हो तुरंत टारगेट करते हैं, और जो पैसे भी बताएंगे वो डॉलर्स में ही बताएंगे सीधा सीधा। देखो ये जो सारी पिरामिड्स है ना, ये कैसे बनी है, किसने बनाई है, ये अभी तक रहस्यमयी बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एलियंस बना के चले गए हैं इनको। तो इस वीडियो में हम धीरे धीरे जानेंगे कि ये पिरामिड्स कैसे बनी है, किसने बनाई है, किस तरह से बनाई है और क्यों बनाई है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एक्चुअली स्फिंक्स से। तो जो पहले यहाँ पे राजा राज करते थे ना, नाइल रिवर के अलावा नाइल वैलीज में, तो उनको ना एक बहुत बड़ा ओहदा दिया जाता था। ऐसे बोला जाता था कि वो गॉड और पीपल के बीच में एक इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। मतलब यहाँ की बात लोगों की बात भगवान तक पहुँचाते हैं, भगवान से इन तक पहुँचाते हैं। तो ना उनके लिए ना चीज़ें बहुत ग्रैंड लेवल पे की जाती थी और उनको बोला जाता था फेरो। तो ये जो सारी चीज़ें बनी गई है ना, उसी कॉन्सेप्ट के अराउंड बिल्ड है। तो जो स्फिंक्स है वो भी एक राजा के लिए बनाई गई है। अब सिक्के फेंके हुए, मतलब कोई ना कोई कुछ मन्नत मांग रहा है। इंडिया के 10 रुपीज़, इंडिया के 10 रुपीज़ भी दिख रहे हैं, 50 रुपए भी। ओ भाई ये पूरा ब्लॉक है एक। ये तो एक ही पत्थर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। और सबसे अमेजिंग बात है ये पत्थर, ये ब्लॉक्स इतने बड़े बड़े, 100 टन, हाँ 100 टन के ब्लॉक्स, बाप रे। और इसको अरेंज किया गया है ऐसे। ये स्फिंक्स जाने वाले रास्ते की भीड़ है। ये है स्फिंक्स और इस स्ट्रक्चर को एक्चुअली लायन के शेप में बनाया गया था। जो इसका नीचे वाला एरिया है, इसमें वहाँ पे अगर देखो तो पौ दिख रहा है, और जो सर है ना वो एक्चुअली किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किंग का सर है वो। तो बेसिकली ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ऐसे डिनोट कर रहा है कि किंग जो था ना वो प्रोटेक्टर था इस प्लेटो का। वो किंग थे, किंग काफरे। उनका ना पिरामिड अलग से बना हुआ है और ये बॉडी अलग से बनी हुई है। तो जो जो किंग राज करते थे ना, तो उनकी वैल्यूएशन उनके लोगों की आंखों में अलग अलग थी। तो उनके टाइम में जैसे जिस डिनेस्टी में वो रूल करते थे उसमें अलग अलग चीजें कंस्ट्रक्ट करते थे उनकी पावर को डिनोट करने के लिए। कि पता है ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुराना है, पर इस स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को 1920s तक पता ही नहीं था। लोग इस पर सब चढ़ के चले जाते थे क्योंकि बस
उसका जो अपर हिस्सा है ना, जो फेस वाला, वो रहता था विजिबल थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर, तो लगता था कि बस इतना है, वो ज़्यादा क्या ही होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, 1920s में एक आर्कियोलॉजिस्ट आए, एक रिसर्चर आए, जिन्होंने एक्सकवेट करने का प्रोग्राम शुरू किया, और जब एक्सकवेशन हुआ तो भाई इतना बड़ा स्ट्रक्चर निकला। और आपको पता है, ये पता चला आफ्टर मोर रिसर्च कि ये जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड से भी ज़्यादा पुराना है, और इस स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है। जैसे कि एक अनइवन बात ये है इसमें कि इसका जो फेस है वो स्मॉलर है इसकी पूरी बॉडी से। इसकी बॉडी बहुत बड़ी है, तो इसका फेस इतना सा है। तो ये अजम्पशन लगाया जाता है कि ये एक्चुअली जो फेस है ना, वो लायन का ही फेस होगा। बाद में इन्होंने किंग को थोड़ा सा हायर वैल्यू देने के लिए इसके फेस को किंग के फेस से रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा बनाया है, जो लायन का फेस है उसको हटा के। और पता है, इस फेस में जो नाक है वो डिमोलिश्ड है। तो पहले तो सोचने पे मुझे ये लगा कि अगर डिमोलिश्ड है तो वो एक्सकवेशन के टाइम पे टूट गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक्सकवेशन हुआ उसके टाइम से ही नाक था ही नहीं। अब नाक की चर्चा अलग है कि नाक कहाँ गायब हो गया वो। और पता है उसके बाद फिर क्या हुआ कि और रिसर्चर्स आए पूरी दुनिया से कि ये जानने के लिए कि भाई ये कितना पुराना है। तो फिर इन्होंने यहाँ पे वाटर इरोजन, सॉइल इरोजन देखा, तो उसमें पता चला कि ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली पिरामिड से भी ज़्यादा पुराना है। और ये तब एग्जिस्ट करता होगा जब इजिप्ट एक रेन फॉरेस्ट होगा। इजिप्ट रेन फॉरेस्ट होगा, तब से एग्जिस्टेंस है इसकी। इसीलिए मैं सबसे पहले इसी के पास आई, स्फिंक्स। आगे जो पिरामिड्स दिखेंगे या जो भी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे हमें ना, उन सब के बारे में एक थ्योरी है। कोई भी एक एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। जो अभी तक लोगों को धीरे धीरे रिसर्च करके पता चल रहा है, वही बातें हमें भी पता है। ठीक है, तो मैं आगे जो कुछ भी बताऊंगी वो बेस्ड ऑन माय रीडिंग्स है, जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, या जो लोगों ने बातें करी हैं वही है। मतलब इसमें से ऐसा नहीं है कि कुछ भी एकदम फैक्चुअल है, कुछ भी फिक्शनल है। द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। हो सकता है एलियंस नहीं बनाया हो। मुझे वो थ्योरी बहुत पसंद आई जब पता चला कि एलियंस ने बनाया। क्यों पता है क्या, एक हमारे दिमाग में अजम्पशन रहता है कि जो एलियंस होंगे ना बहुत स्मार्ट आए होंगे। ठीक है, तो स्मार्ट लोग इतनी गलतियां कर ही नहीं सकते। गलतियों कहने का मतलब कि हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शंस होते हैं। जैसे कि पत्थर कहीं से कुछ एडजस्टेड है, तो हमारे दिमाग में रहता है ना कि जब अगर एलियंस आए होंगे ना तो बहुत ही नियर टू परफेक्ट, मतलब सब कुछ स्मूथ करके चले जाएंगे। अगर ये उबड़ खाबड़ भी तो इसको प्लेन करके चले जाएंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं हम, आई डोंट नो। हम एलियंस को अपने से ऊपर मानते हैं। वाई? बिकॉज अगर किसी ने ये सॉर्ट आउट कर लिया है कि वो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कर सकते हैं, तो दैट थिंग इज वेरी स्मार्ट, क्योंकि हम नहीं सॉर्ट कर पाए हैं। मेरे को तो एलियन वाली बात बड़ी पसंद आई। बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, कॉपीराइट आ जाएगा। ओह इतना अच्छा गा रही हूँ क्या। अभी हम जा रहे हैं सबसे बड़े पिरामिड की ओर। तो ये जो गीजा है वो पूरा एक प्लेटू है। तो इस प्लेटू पे आने से पहले 50 किलो सनस्क्रीन और अपने मुंह को ढकने के लिए पूरी साड़ी या थान का कपड़ा भी लेके आ सकते हैं। बढ़िया से बांध के मुंह में फिर आना है। तो जो इजिप्ट है, इजिप्ट में बहती है नाइल रिवर, नाइल नदी, जो लगभग एक कोने से दूसरे कोने तक बहती है पूरी पूरी। तो इस रिवर में हर साल बाढ़ आया करती थी। जब क्योंकि ये जो रिवर है ये किसी ग्लेशियर से तो आ नहीं रही है, ये रिवर आती है जब बारिश होती है, बारिश के पानी से आती है। मतलब बारिश का पानी जब इकट्ठा होता है तो तब ये बहती है। और बारिश इतनी ज़्यादा होती है सीजन में कि बाढ़ आ जाती थी इसमें हर साल। तो जो बनाने वाले थे उन्होंने दिमाग लगाया कि जो ये बाढ़ आएगी ना, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कैसे करेंगे, इन्होंने ना एक तरह सोचे, जैसे रिवर बह रही है तो बहती हुई रिवर में ना छोटी छोटी स्ट्रीम बना दी। स्ट्रीम मतलब छोटी छोटी वो क्या रिया नाले बना दिए। तो इसको बोलते थे वाटर हाईवे सिस्टम। ये इन लोगों ने बनाया। तो इस तरह से ये लोग आसपास तक पत्थर लेके आए। फिर यहाँ पे जानवरों से और खुद इंसानों से इन्होंने पत्थर पहुँचाए प्रॉपर अपनी जगह पे। इनको काटा पीटा, जो भी बनाया यही है आपके सामने क्या बना है। जो भी प्रमोद बताएगी कि यहाँ पे वर्कर्स कहाँ से आए। जब बाढ़ आती थी तो क्या होता था कि जो खेत होते थे आसपास के वो भी बाढ़ंतित हो जाते थे। मतलब बहुत पानी। तो इससे ना यहाँ की ज़मीन में ग्रेन्स उगाना बहुत आसान हो जाता था। तो उस वक्त क्या होता था कि काफ़ी फार्मर्स फ्री होते थे, काफ़ी लोग फ्री होते थे, क्योंकि अनाज का काम तो चल रहा है अपना। तो उन लोगों को फिर यहाँ पे एडिशनली बुलाया जाता था कि आप इस सब स्ट्रक्चर बनाने में काम कीजिए, क्योंकि ये डिवाइन है जो पूरा है ना, ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये लोगों के लिए बन रहा है स्ट्रक्चर, सिर्फ राजा के लिए नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसी एक मोटिव से सारे लोग इकट्ठे होके, जो भी इस राज्य के लोग होते थे, सब मिलजुल के अलॉन्ग विद फार्मर्स यहाँ पे आते थे और पत्थर वत्थर उठाने का काम करते थे। अब क्या होता था कि देखिए, उस टाइम की थ्योरी ये है कि इनको जो बुलाया जाता था तो ऐसे ही नहीं बुलाया जाता था। इनको खाना दिया जाता था भरपूर और इनको पे भी किया जाता था।
थ्रू ग्रेन्स जो उपज होती थी उसमें से आधा हिस्सा इनका भी होता था, ठीक है। जो ज़्यादा जैसा ऐसा काम करता था उनको मिलता था, प्लस अगर किसी को दुख दर्द है तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलती थी। तो ये सब फाइंड आउट किया आर्कियोलॉजिस्ट ने, जब जैसे वर्कर्स का जो घर था ना वहाँ पे। अब जो ये सब कुछ है ना वो थ्योरी है। जब मैं कह रही हूँ कि वर्कर्स का घर था तो एक्सकवेशन के बाद कुछ कुछ चीज़ें मिली होंगी जो राजा के लेवल से अलग होंगी, तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि वो जो घर था वहाँ पे उन्होंने पाया कि वहाँ पे बोन्स हैं, ठीक है। वहाँ पे जो मान लीजिए बीफ खा रहे हैं तो उसकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, तो ऐसे काफ़ी जगहों पे पाया गया। तो फिर ऐसी थ्योरी निकाली गई कि इनको ऐसे फीड किया जाता था और हर टाइम ही इनका ख्याल रखा जाता था, ठीक है। तो ये सारे लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनाते थे इस हेल्प से। तो एक ये भी है कि उनको इंस्लेव किया गया था। इंस्लेव का मतलब है कि ज़बरदस्ती ऐसे काम करवा रहे हैं क्योंकि भाई बनाना है। तो हर जो राजा आया ना उसका रूल करने का तरीका अलग अलग होता था। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा दिलदार होते थे और कुछ लोग बस इस मोटिव में रहते थे कि मेरे को भगवान जी तक जाना है तो बनवाएंगे तो है ही जैसे बनवाएंगे। तो इस पिरामिड के अंदर है क्या एक्चुअली, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बनाया गया है इसे, वाई। मैं बस पिरामिड अभी टच करने ही वाली हूँ। कर लिया। वो टॉप तो दिख भी नहीं रहा। तो ये है सबसे बड़ा पिरामिड, किंग कुफू का पिरामिड। ये है उनके बेटे का पिरामिड, किंग काफरे का पिरामिड, कुफरू। इस पिरामिड के पीछे सबसे छोटा पिरामिड है जो उनके, हाँ, मिनकारे, जो कि इनके बेटे का पिरामिड है। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे बड़े पिरामिड के अंदर। अंदर तो देखते हैं कि एंट्रेंस कहाँ से है और क्या एक्सेसिबिलिटी है। उसके लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है, तो जो हमने ली नहीं है क्योंकि अंदर थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक सीन है और जाके कुछ मिलता नहीं है, कुछ देखने को ही नहीं है। पिरामिड टच करते हुए सलबट्टा जी। बाल का भी बलबट्टा हो गया, बाल का भी बलबट्टा हो गया है, बाल का भी बलबट्टा हो गया है और चाल का भी चलचट्टा हो गया है। वाह 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 वाह। तो अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, मुझे लगा था कि वो है सबसे बड़ा पिरामिड, लेकिन वो इनके बेटे का पिरामिड है। वो छोटा मीडियम साइज पिरामिड है। सबसे बड़ा पिरामिड ये है जो मेरे पीछे है। ये है जो ग्रैंडफादर थे उनका पिरामिड है। अब कहने की बात ये है कि कब्र के लिए इतना मैसिव स्ट्रक्चर क्यों बिल्ड किया गया था। ये जो छोटे छोटे पिरामिड्स हैं ये एक्चुअली ये जो राजा हैं उनकी रानियों के पिरामिड्स हैं। तो राजाओं के जो पिरामिड्स होते थे वो हाइयर उस पे होते थे, हाइयर लेवल पे होते थे, और जो बाकी जो रानियां हो गई या हाइयर पोजीशंस वाले मिनिस्ट्रीज हो गए उनके पिरामिड का जो साइज होता था वो छोटा होता था, लेकिन सब किंग के आसपास ही रहना चाहते थे। बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है। तो इसी पिरामिड के पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें बोट थी। उस बोट का नाम था सोलर बोट। एक्चुअली ये लोग सन को बहुत पूजते थे। सन ही एक प्राइम गॉड था इनके लिए, कि अगर किसी को इटर्नल लाइफ देखनी है तो वो सूरज भगवान की भाई वो सूरज भगवान की पूजा करे। तो ऐसे सोलर बोट्स एक एक दो उधर बिल्कुल एक्सकवेट की गई है और एक इधर भी की गई है जो अभी ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम में है। ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद जो फेरो है वो इसी बोट का इस्तेमाल करके अपनी दूसरी लाइफ में जाएंगे, आई नो आफ्टर लाइफ में जाएंगे। पहले क्या था ना कि आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल ही सॉलिड कॉन्सेप्ट था। तो उसी के अराउंड ये सारे स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए गए हैं। क्या है कि कोई भी अगर फेरो रूलिंग पावर में आता था तो उसके रहते रहते ही ये पिरामिड स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते थे। क्यों? उन्हें लगता था कि जैसे अभी जो हम लाइफ जी रहे हैं उस वक्त जो वो लाइफ जी रहे हैं वो बस एक स्टॉपेज है उनके इटर्नल लाइफ के बीच में। तो जो मर जाता था वो मोस्टली अगर जो फेरो मरते थे तो उनके लिए ये स्ट्रक्चर्स बिल्ड होते थे ताकि उनके पास आफ्टर लाइफ में ट्रैवल करने के लिए, भगवान को लोगों से जोड़ने के लिए सारी चीज़ें रहें। तो ये जो मॉन्यूमेंट बिल्ड हुआ है ना इसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। जैसे कि जब राजा को मम्मीफाई करके एक चेम्बर में डाला जाता था, उनके साथ सोना, हीरा, जवाहरात सब कुछ, उसके बाद खाने पीने की चीज़ें, उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिससे कि उनका आफ्टर लाइफ का रास्ता खुल जाता और आसान होता, वो कहीं भी नेविगेट करके जा सकते थे। और ऐसा माना जाता था कि अगर राजा का नाम मरने के बाद कहीं भी मिटा दिया गया या इस दुनिया में नहीं रहा तो वो राजा का जो सोल है वो भटकता रहेगा इधर उधर, और फिर उन लोग के लिए त्राहिमाम है, मतलब फिर वो लोग भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और उनके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव हैंड नहीं रहेगा। तो जो ये है, ये जो बिल्डिंग है ये उसी के रेस्पेक्ट में सारी बिल्ड की गई है।
जो स्ट्रक्चर का शेप है ना, जैसे ऐसे शेप है, तो वो नुकीला शेप इसीलिए है ताकि उसको जो सोल है उसको ऊपर जो गॉड है उससे नजदीक किया जा सके, उनको ट्रैवल करने में आसानी हो। और ये जो बिल्ड किया गया है वो स्टार के कॉन्स्टलेशन के हेल्प से बिल्ड किया गया है। पहले के लोगों के पास ऐसा कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं होता था, तो वो लोग देखते थे कि स्टार्स कहाँ पे हैं, सन कहाँ पे है, शेडोज कहाँ आ रहे हैं, तो इस हिसाब से उनकी बिल्डिंग होती थी। तो उनके लिए जो नॉर्थ में जो स्टार होता था ना, एक स्टार का कॉन्स्टलेशन होता था, तो उनको लगता था कि वो इंडिस्ट्रक्टिबल स्टार है क्योंकि उसकी पोजीशन मूव नहीं होती थी, वो नॉर्थ पोल पे था। तो उसी स्टार के कॉन्स्टलेशन के हिसाब से उन्होंने ये पिरामिड का स्ट्रक्चर ऐसे बिल्ड किया और एक स्टार शाफ्ट बनाया जिसके थ्रू जो फेरो का सोल है ट्रैवल करके सीधा, थैंक गॉड कि वो हमारे साथ नहीं था भाई साहब, वो बहुत नैरो गली थी, देखने से लग रही थी। जाएंगे तो है इसमें। एक्सकवेट तो कर दी गई है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या। ये वैसे ही है जैसे पिरामिड का हाल है। पिरामिड के बारे में भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है सबके पास कि पिरामिड खाली क्यों है, क्योंकि अभी तक जैसे जो स्पेस मिला अंदर जाने के लिए, अब यहाँ पे कुछ ऐसी हिस्ट्री है जिसमें कुछ लिखा हुआ है तो मतलब समझने में आसानी होगी। बाकी जगह कुछ लिखा हुआ नहीं था नेचुरली पुराने ज़माने के टाइम से। दीवार पे चीज़ें बनी हुई हैं इसमें, और कोई लैंग्वेज भी है शायद। हाँ, वो ये कोई लैंग्वेज लग रही है मुझे। ये पूरी फैमिली फोटो है इधर, छोटे से लेके बड़े तक। फिर किसी का भी चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाया गया है, या तो फिर डिमोलिश हो गया है। एक का चेहरा है जो दिख रहा है। इमेजेस हैं जिसको काफ किए गए हैं कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए, जैसे वहाँ पे बोट चला रहे हैं लोग। हाँ, बोट चला रहे, वही तो कितना क्रेजी है ये। कैसे, कौन सा ज़माना था वो, ये उसी सिविलाइजेशन की बात है, उसी टाइम की बात है जब सारे सिविलाइजेशंस उभर रहे थे। गाय को लेके जा रहे हैं ना, गाय है, बैल है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये मे भी क्लियर इंटरप्रिटेशन होगा उनके लिए, जिनको समझ में आ जाएगा क्या डिकोड हो गया ये लैंग्वेज। ये मुझे लगता है जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे, ये डिपिक्शन है। मुझे लगता है इनको भी दफनाया जाता होगा किंग के साथ, सो दैट नेक्स्ट आफ्टर लाइफ में वो अपने पेट के साथ रह सके। अच्छा, हाई कमांड, इनका देखो, इनका स्टैचू बहुत हाई है और बाकी जो इनके साथ हैं जो हेल्प कर रहे हैं ये काफ़ी छोटे हैं। बगुला बत्तख बहुत प्रोमिनेंट थे भाई। सिंबल में लगता है लैंग्वेज है इनकी, जैसे चिड़ियाँ हैं बहुत सारी इसमें। तो ये पहली ऐसी जगह मिली हमें जहाँ पे एक्चुअली में जानने को कुछ मिला कि उस टाइम में क्या होता था। बेसिकली जो दिखाया गया है वो सब कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है सिंबल्स का, वो वही दिखा रहा था कि उनका डेली लाइफ कैसे चल रहा है, कैसे जो फेरो होते थे वो उनको इतना ऊंचा माना जाता था, उनकी सेवा की जाती थी, और पेट्स भी होते थे, बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे जानवर हैं अलग अलग। बिल्लियाँ बहुत पॉपुलर हैं, बिल्लियों को बहुत प्राइड माना जाता था उसमें। ये सारी चीजें इसमें सिंबलाइज की गई हैं जहाँ तक मुझे समझ में आया। ऐसा लिख के नहीं बताया गया है, हम लोग जैसे रिसेंट टाइम में उसको डिकोड करके नहीं बताया गया है, बट जितना सिंबल है उससे समझ में आ रहा है बहुत क्लियरली। मजा आया, ये हिस्सा देख के बहुत ज्यादा मजा आया हमें। ऐसा लगा कि सही पैसे खर्च किए हमने, सही टिकट ली इसकी, है कि नहीं सिलबट्टे। अब क्या है कि यहाँ पे जितनी पिरामिड्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ रहस्य तो होंगे ही, कुछ ना कुछ बात तो होगी। रहस्य मतलब ऐसा नहीं कि कुछ साइंस फिक्शन है, हर चीज़ ऐसी नहीं होती है, बट उनके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हमें नहीं पता अभी तक। तो इजिप्ट वालों ने इतना बढ़िया काम किया नहीं है कि अभी एक्सकेवेट किया हो और इन्हें प्रॉपर पता हो हर चीज़ के बारे में, लेकिन कुछ कुछ पिरामिड्स में है। जैसे कुफू पिरामिड में एक इन्होंने रास्ता खोल दिया है पर उसका जो टिकट है वो अलग से लेना पड़ता है, और उसका टिकट है 1000 रुपये पर पर्सन। 1000 रुपये मतलब यहाँ के पाउंड्स, मतलब इंडिया के 2000 रुपये। तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो रिसर्च में पता चला कि ये वाली जो अभी हम देख के आए वो एक्चुअली सबसे यूनिक है यहाँ पे, जिसमें आपको कुछ दिखेगा पास्ट की हिस्ट्री में, और इनकी एक्चुअली लाइफ में आपको पता चलेगा कि क्या करते हैं।
तो वही हुआ, मज़ा आया। और मुझे ना मतलब बड़ी चीज़ें देखने में पसंद नहीं, मुझे जानना है कि बनी कैसे है, लाइफ कैसी थी। तो वो देख के फिर मुझे बहुत बढ़िया लगा। अभी हम चल रहे हैं पता नहीं कहाँ। ये प्रमोद है, इसकी सांस फूल के मोटी हो गई है। हम प्रमोद हैं। हाँ बस इतना ही इंटरव्यू लेते हैं हम प्रमोद का। अब हम जा रहे हैं कहीं शांति से बैठने। ये क्लोजिंग टाइम के पास भी आ चुका है शहर जो बिल्ड है। कुछ भी बोल रहे हैं क्योंकि थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ और फाइनली माइक यूज़ कर सकती हूँ, पर अभी भी मैंने माइक ऐसे पकड़ रखा है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन था। लगा कि हाँ भाई कुछ है। और पता है ये वंडर क्यों है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं है। रहस्यमयी जो चीज़ें हैं ना कि अंदर क्या होगा, कहाँ पे बेरियल चैम्बर है, कहाँ पे राजा की कब्र मिलेगी, कौन से राजा थे एग्जैक्टली उन्हीं के बारे में है क्या, और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं उस कब्र के साथ। बहुत सारे गहने मिल सकते हैं, लिखी हुई चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये सब ना अभी तक रहस्य है, क्योंकि उस पॉइंट तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। तो ये सारी बातें मेन पिरामिड के बारे में है, जो लार्जर पिरामिड्स हैं उनके बारे में। फिर जो रानियां हैं उनकी अलग कहानी है। उनके एक्चुअली चैम्बर में ज़्यादा चीज़ें मुझे दिखी, इनके तो चैम्बर में दिखाई नहीं कुछ। पता है ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो राजाओं का बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। मतलब लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बना हुआ है, ताकि कोई ना आके उस राजा को डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि ये बात है आफ्टर लाइफ की, अगर किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो फिर राजा जिंदा नहीं हो पाएगा आफ्टर लाइफ में। तो ये सब जो कथाएं हैं, ये सब जो मिथ्स हैं की वजह से राजा वाला जो चीज़ है ना बहुत प्रोटेक्टेड है। लेकिन रानियों का इतना प्रोटेक्टेड नहीं है। रानियों का है कि जाओ अंदर, नीचे चैम्बर है, नीचे जैसे कब्र है उनकी, ऊपर सारा कुछ दिखा हुआ है। तो हो सकता है ऐसा ही राजा में भी हो, लेकिन अनलेस यू फाइंड इट आउट तो काफ़ी टाइम है। ठीक है, तो ये सारा कुछ देखने में, एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आया। हालांकि मुझे एक चीज़ लगी कि जो एक्सकेवेशन हुआ है, जैसे कि और भी पिट्स या ऐसे ढांचे ना इन्होंने खोल के रखे हैं जिसके बारे में कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज़ क्या है। अदर देन पिरामिड्स और कोई नॉलेज नहीं मिल रही है यहाँ से। तो वो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मिसिंग पॉइंट है, मतलब गैप है उसमें नॉलेज में। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बाकी ये लोग ऐसा है कि ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी इजी बना दिया है इन्होंने, कि जो बस चलाई है ना इन्होंने, इलेक्ट्रिक बस चलाई है, उससे ना घूमना काफ़ी आसान हो गया है। कि मैं एक पिरामिड से दूसरे से तीसरे चली गई, फिर मैं रानी के भी उसमें टूम में चली गई, तो वो मुझे बड़ा बढ़िया लगा। और जहाँ भी स्टेशन है ना, बस का स्टेशन है, वहाँ पे वॉशरूम, ATMs, फिर खाने की चीज़ें, सूवेनियर्स, ये सब कुछ इंतज़ाम है। तो ये भी बहुत A ग्रेड लगा मुझे। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि हाँ, इसके पीछे जो सिविलाइजेशन की स्टोरी है और सब कुछ जो बना हुआ है बहुत बेहतरीन है। आज का दिन मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ से लगेंगे मेरे 340 इजिप्शियन पाउंड डाउनटाउन पहुँचने में। मैं अभी डाउनटाउन में रह रही हूँ, देखते हैं यहाँ पे कैब आती है कि नहीं आती है। और हाँ, अब कुछ रिकमेंडेशंस, जैसे कि मुझे ना अंदर जाने के लिए, जैसे पिरामिड के अंदर जाने के लिए अलग से टिकट लेनी होती, वो पर इंडिविजुअल 1000 EGP की पड़ रही थी, तो मैंने वो छोड़ दी। क्योंकि अंदर जाके क्या होता है, कुछ मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ कब्र दिखेगी या कुछ आउट ऑफ ब्लू दिख जाएगा। उसमें है कि अंदर जाने का जो रूट है वो बहुत ही बंद रूट है। जैसे कि एक आदमी अगर चल रहा है तो दूसरा आदमी इधर उधर पास नहीं कर सकता है, एकदम डक करके जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके आधे घंटे तक चलना होगा। उसके बाद जो आपको मिलेगा वो ऐसा होगा कि एक रूम जैसा बना हुआ है, वो रूम खाली एम्प्टी रूम है, उसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने अवॉइड किया कि वो पैसे वेस्ट हैं और प्लस क्लॉस्ट्रोफोबिक अलग हूँ मैं, तो वो अच्छा नहीं है। मतलब अभी के लिए वो पैसे वेस्ट करना उसमें सही बात नहीं, अनटिल अनलेस दे फाइंड आउट समथिंग। ठीक है, तो एक तो वो चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैंने ऑनलाइन जब टिकट बुक की और यहाँ पे आके स्कैन किया तो इट वाज मच ईजियर। मतलब आके बस मुझे गेट से एंट्री मिल गई और सिक्योरिटी चेक इन हुआ और मैं बिल्कुल अंदर, जहाँ से बस लेके मैं पिरामिड की तरफ जा रही थी। ऐसे तो टिकट लेने में यहाँ पे आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ था, पूरी लंबी लाइन थी टिकट की। तो ऑफलाइन टिकट नहीं लेना है, ऑनलाइन टिकट लेके आना है। ऑनलाइन पड़ेगा पर पर्सन 700 EGP पूरा बाहर घूमने का। जो मैं दूसरे टूम में गई थी, जो बेटी थी राजा की, उसमें जाने के लिए 200 EGP पर पर्सन लगेगा और इट्स वर्थ इट। पूरे जगह में ना वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखने को मिल जाएगी, तो इट्स वर्थ इट। तो ऑनलाइन टिकट बुक करना है, ऑफलाइन नहीं करना। और माइक लेके नहीं आना है, बाहर यूज़ करना है माइक। हाँ, अगर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो, नहीं भी हो तो भी अगर 7-8 बजे पहुंच गए यहाँ पे तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लोर करके शाम तक जाओगे। जैसे फोटो खींचने का भी टाइम चाहिए, तो उसके लिए भी भाई टाइम लेके आना पड़ेगा।